अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात। कक्षा 11वीं से आरोह पुस्तक में से पाठ दूसरा मियां नसरुद्दीन, जिनकी लेखिका है कृष्णा सौदी। दो भागों के अंदर हमने पाठ की रूपरेखा देखी, संक्षिप्त में उसका भावार्थ देखा, पाठ पढ़ा, हो सके उतना मैं समझाया। आप 11th में है, पाठ पढ़ेंगे तो ज़्यादातर आपको समझ में आ ही जाएगा कि पाठ क्या कहना चाहते हैं। पाठ पढ़ने से एक शब्द चित्र खड़ा होता है मियां नसरुद्दीन का। वो ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने पैसे से प्रेम करता है, उस पर गर्व करता है। उसे ऐसा है कि मेरा पैसा खानदानी पैसा है, हमारे खानदानों से बादशाहों के समय से हमारे बाप दादा यही काम करते आए और इस पैसे की ईजाद भी हमारे बाप दादाओं ने की। तो उन्हें अपने काम का गर्व है, अपने पैसे का गर्व है। कई बातों का जवाब उनके खुद के पास नहीं है कि जो पीढ़ी दर चलता आया है, एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को कहा है, वो भी आगे कहते आए हैं और उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो जो वहाँ प्रमाण नहीं दे पाते हैं, वहाँ लेखिका के प्रश्न पर वो गुस्सा हो जाते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती है। तो इस पाठ में कहीं भी मियां नसरुद्दीन झूठे नहीं नजर आ रहे। इस पाठ में मियां नसरुद्दीन की छवि एक ईमानदार काम धंधे वाले बिजनेसमैन की नजर आ रहे हैं। अपने पैसे पर गर्व है, वो मानते हैं कि उनका पैसा पीढ़ी की पीढ़ी चलता है। तो दो भागों में आपने ज़्यादातर पाठ के समझ लिया है। आज मैं जो प्रश्न उत्तर है नीचे दी गई लिंक में दूंगा, उसे देखकर आपको लिखना है। और उससे पहले मैं हर एक प्रश्न को पढ़ूंगा और उसका उत्तर पढ़ूंगा और उसे फिर से आपके सामने दोहराऊंगा, समझाऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा ये पाठ क्या कहना चाहते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया। पहला प्रश्न ये कि मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया। नान भाई मतलब जो ये ब्रेड या नान बनाने वाले, बेकरी वाले। तो उत्तर है कि मियां नसरुद्दीन साधारण नान भाई नहीं है, वे खानदानी नान भाई थे मतलब तो पीढ़ी दर पीढ़ी से करते आए हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर था। वे तुर्की और रुमाली जैसी महीन रोटियां बनाना जानते। महीन मतलब बहुत सी पतली, जो बनाने में बहुत मुश्किल हो। तो क्या नाम है, तुर्की और रुमाली रोटी। जो आप होटलों पर रुमाली रोटी तो सुनते ही है, बनाने में माहिर थे। रोटी बनाने को एक कला मानते हैं, वो कोई काम नहीं मानते, अपने काम को काम नहीं कला मानते हैं तथा स्वयं को इस कला का उस्ताद कहते हैं। उनकी बातचीत का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है, आत्मविश्वास फक्कड़पन से भरपूर। इसलिए उन्हें नान भाइयों का मसीहा ठीक ही कहा गया है। कि नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया, तो आंसर है कि वो कौन सी, तुर्की और रुमाली रोटी बहुत महीन बनाते थे, जो बनाने में मुश्किल आती थी। दूसरा, वो ये मानते थे कि उनका पैसा खानदानी पैसा है। दूसरा, उनको अपने पैसे पे गर्व था। और दूसरा, वो अपने काम को काम नहीं कला मानते और किसी कलाकार की तरह फटकड़पन आत्मविश्वास के साथ बातें करते थे। इसीलिए लेखिका ने उन्हें नान भाइयों का मसीहा कहा है। प्रश्न नंबर दूसरा, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो पाठ की शुरुआत में ही इसका आंसर मिल जाता है कि लेखिका मियां नसरुद्दीन की कारीगरी को जानने और उसे प्रकाशित करने के उद्देश्य से उनके पास गई थी। इसीलिए उन्होंने, लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से रोटियां खरीदने के बजाय उनसे कुछ प्रश्न किए और वह पत्रकार की हैसियत से वहां गई थी। नान भाई के पास क्यों गई, क्योंकि वो वहां से एक बार गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि रोटियां सीखी जा रही है। बाद में पता चला कि ये खानदानी नान भाई है, 56 तरह की रोटियां बना सकते हैं। तो उनमें एक उत्सुकता लगी, तो वो उनके बारे में जानना चाहती थी। इसीलिए मियां नसरुद्दीन से मिली। वो ग्राहक समझे और कहने लगे, नहीं, मुझे आपसे कुछ प्रश्न करते हैं। तब
मियां नसरुद्दीन ने कहा कि आप लेखिका, पत्रकार है, कोई रिपोर्टर है, तो उसी हैसियत से वो गई थी, जानना चाहती थी। तीसरा प्रश्न, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म हो गई? कि बादशाह का जब नाम जानना चाहा लेखिका ने, तो मियां नसरुद्दीन की लेखिका के प्रश्नों के अंदर रुचि क्यों खत्म हो गई? उत्तर, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियां नसरुद्दीन की रुचि लेखिका की बातों में इसीलिए कम होने लगी क्योंकि मियां ने ये सब बातें परंपरा से सुनी थी। उसका कोई प्रमाण नहीं था, ठीक से सब बातों और तथ्यों का महत्व न जाना था, न उन्हें उनकी जरूरत पड़ी थी। इसीलिए लेखिका के प्रश्नों को सुनकर वो मुश्किल में पड़ गए और यह न बता सके कि किस बादशाह के यहाँ उनके पुरखे नामपाई का काम करते। कि परंपरा से उनके पुरखे यही काम करते आए हैं और बादशाह की इच्छा से, उनके हुक्म से ये नाम का इजाद हुआ, तो उनके दादा परदादा बादशाह के यहाँ काम करते थे। पर लेखिका के द्वारा पूछा गया प्रश्न कि वो किस बादशाह के नाम पूछा गया बादशाह का, तब वो थोड़ा संकुचित हो गए क्योंकि उन्होंने परंपरा से उनके खानदान की, उनके पेशे की कहानियां, बातें सुनने आ रही है, तो ये ठीक तरह से तथ्य नहीं जानते थे बस, और उन्हें जरूरत भी नहीं, लोग सुनते थे और हाँ करते थे। और ये लेखिका थी तो उनकी जड़ तक जाना चाहती थी। तो जब उन्हें पूछा गया कौन से बादशाह, उनका नाम, तब तथ्य ना जानने की वजह से वो थोड़ी संकोच में आ गए और लेखिका के प्रश्नों के अंदर उनकी रुचि खत्म होने लगी, दिलचस्पी खत्म हो गई। चौथा प्रश्न, मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किस दबे हुए अनघड़ के आसार देख मजमून न छेड़ने का फैसला किया? इस कथन के पहले और बाद में प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट किया। तो इस प्रश्न दोहराता हूं कि मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अनघड़ के आसार देख मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते। मजमून मतलब कि अगर कोई लिफाफा आता है तो लिफाफा देखकर हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या होगा, इसलिए उसके अंदर के मैसेज को कहा गया है मजमून। अगर कोई व्यक्ति मिलता है, हम किसी से बातें करते हैं, अगर उसके चेहरे को देखकर पता चलता है कि वो बातें सुनना नहीं चाहता या फिर वो जो आ रहा है वो गुस्से में है, हमसे कैसी बातें करेगा, तो कई बार चेहरे के हाव भाव आने वाली परिस्थिति बता देते हैं। कोई अगर डरा हुआ इंसान है तो वो भी उसके चेहरे से दिख जाएगा। इसीलिए लेखिका ने इस प्रश्न में कहा, प्रश्न के रूप में, कि मियां नसरुद्दीन के चेहरे का जो अनघड़ देखकर मजमून मतलब कि उनके अंदर क्या मैसेज वो समझ गई। तो क्यों ऐसे समझ गई, उसके कथन के आगे या पीछे का प्रसंग बताइए। तो उत्तर है कि मियां नसरुद्दीन पत्रकारों को निठल्ला समझते थे। निठल्ला मतलब बेकार, तथा स्वयं को कामकाजी आदमी समझते थे। मियां नसरुद्दीन समझते पत्रकारों को और काम नहीं होता, फिजूल में सवाल करते हैं और खुद को एक व्यस्त कलाकार, कामदार समझते हैं। ये लेखिका के प्रश्नों को सुनकर पूरी तरह उगता चुके थे। कौन? मियां नसरुद्दीन लेखिका के प्रश्न सुनकर उगता चुके थे। इसका मतलब कि कई प्रश्न ऐसे थे जिनका उसके बाद उत्तर नहीं था। जैसे बादशाह का नाम क्या था जिस बादशाह के यहाँ उनके दादा या परदादा काम करते थे, तब वो उगता गए थे। नसरुद्दीन तो काम में हरज होता देखकर पूरी तरह उखड़ जाते थे। उनके चेहरे पर भी उनका तनाव आ चुका था। अगर काम में कहीं देरी उनको नजर आ जाती थी तो उनका जो तनाव था, गुस्सा था, वो चेहरे पर नजर आ रहा था। इसीलिए लेखिका को उनसे कारीगरों के बारे में पूछा तो उन्होंने तेज आवाज में चुपता हुआ उत्तर दिया। लेखिका ने जब पूछा कि आपके यहाँ जो कारीगर है वो आपके शागिर्द है, तो ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गए और ताव में कहने लगे, खाली शागिर्द ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, लेखिका पूछती है सारे शागिर्द है, तो ये प्रश्न सुनकर थोड़ा गुस्से हो जाते हैं। ये शागिर्द तो है और साथ में मजदूरी भी लेते हैं कि 1 मन आटे पर 2 रुपया और 2 मन आटे, 2 मन आटा वो भूनते हैं, उसकी रोटियां बनाते हैं तो 2 रुपये, और 4 रुपये कब देते हैं कि मैदे का जब आटा वो भूनते हैं तब। आगे का प्रश्न है 5वां,
कि पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। कि शब्द पूरा पाठ एक शब्द चित्र है कि पाठ पढ़ेंगे तो नसरुद्दीन की छवि हमारे सामने आ जाएगी। तो कैसे खींचा है पाठ में उत्तर। पाठ में लेखिका ने मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र इस प्रकार खींचा है। हमने जो अंदर जाकर तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, खुलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर का तेवर। ये 4 लाइन में पूरा नसरुद्दीन कैसे कि अंदर झांका तो एक चारपाई पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा बैठा बीड़ी पी रहा था। उसकी आंखों में काइयां और भूलापन अनुभव है, भूलापन है। पेशानी मतलब कपाल पर अनुभव का तेवर है। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, अनुभव का तेवर है। आगे का प्रश्न है कि मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको पाठ में अच्छी लगी। तो उत्तर, ये उत्तर आपको दूसरा कुछ अच्छा लगा तो वो भी लिख सकते हैं कि मियां नसरुद्दीन के हर प्रश्न का उत्तर देने का अंदाज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उत्तर देते समय यूं लगता था मानो वे भी एक प्रश्न हमसे कर रहे हो। कि वो जब प्रश्न का उत्तर देते थे तो उनकी जो अदा थी प्रश्न उत्तर देने की वो थोड़ी अलग थी। क्यों कि उसमें उत्तर देने में भी जैसे हमसे एक प्रश्न पूछ रहे हो सामने, ऐसा नजर आता है। मियां नसरुद्दीन का कहना कि तालीम की भी तालीम बड़ी चीज होती है, काम नसीहत देने से नहीं करने से आता है, हमें बहुत अच्छा लगा। ये लेखिका के द्वारा एक सेंटेंस यहाँ दिया गया मियां नसरुद्दीन के कैरेक्टर द्वारा कि तालीम की भी तालीम बड़ी चीज होती है और नसीहत से काम नहीं सीखा जाता, काम करने से काम सीखा जाता है। ये आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप बहुत आगे हैं। पहला ये कि तालीम की भी तालीम बहुत जरूरी है। कोई काम कुछ सीखने के लिए भी पूर्व तैयारी होनी चाहिए, मेंटली, शारीरिक, सब तरह से। और दूसरा, सिर्फ सलाह सुनने से, अच्छा पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसे हमें जीवन में उतारना पड़ता है। आप पूरे दिन क्लासरूम में टीचर की बात सुनते हैं, पर अगर आपका मन नहीं होता है तो शायद आप 50% उसमें से सीख पाएंगे। पर आपका मन होगा तो शिक्षक या टीचर जो भी आपको सिखाएंगे वो सारा आप समझ पाएंगे। तो ये पंक्ति बहुत सुंदर है इस पाठ में। आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। पाठ के आधार पर मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर, मियां नसरुद्दीन पुश्तैनी नानबाई है। पुश्तैनी मतलब पीढ़ियों दर पीढ़ियों उनका यही धंधा है। अपने काम या पैसे की प्रति अपने काम या पैसे के प्रति गहरी निष्ठा और गर्व का एहसास उनके व्यक्तित्व का सबसे उभरा हुआ सबल पक्ष है। कि उनके व्यक्तित्व में एक चीज बहुत नोटिस करने योग्य है कि पहले वो अपने काम को पुश्तैनी काम समझते हैं कि भाई हमारे बाप दादा करते आए इसलिए हमें ये करना है। अपने काम को एक कला समझते हैं, उस पर वो बहुत गर्व कहते हैं, गर्व है, वो प्राउड है अपने काम पर। एक गहरी निष्ठा है, जो भी करते हैं बहुत प्रेम से और बहुत सलीके से करते हैं, तो सब परफेक्ट ही होना चाहिए। अपने बुजुर्गों, वालिद और दादा साहब के लिए उनके मन में असीम श्रद्धा। अपने वालिद, पिता के लिए, दादा के लिए और आगे के पूर्वजों के लिए उन्हें असीम श्रद्धा है, बहुत इज्जत है, सम्मान है। पैसे को पूरे पैसे का धंधा नहीं, काम करने से आता है। मतलब पैसा सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता, उसके पीछे एक लगन होनी चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए। और दूसरा, ये सिर्फ सुनने से नहीं समझना है, ये काम करते 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 आपको समझ में आएगा। ये उनके व्यक्तित्व का चितार है। श्रम और अभ्यास उनके हुनर का और जीवन का मूल मंत्र है। मियां नसरुद्दीन को देखें तो श्रम और अभ्यास, प्रैक्टिस, और श्रम मतलब काम करना, ये दो चीजें उनके जीवन का मूल मंत्र है। श्रम करना, मेहनत करना,
और उनकी अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना बार बार उनके जीवन का मूल मंत्र है। वे 56 किस्म की रोटी बनाने के लिए मशहूर है। अपने पुराने जमाने की यादें उन्हें व्याकुल कर देती हैं। तो बार बार जब बातें करते हैं तो अपने जवानी के समय में जो उस समय ये जो उनका काम था, कला के तौर पर जाना जाता था, वो याद करके वो थोड़े बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। नए जमाने में खाने पकाने की कद्र नहीं है, यही उनकी बुढ़ी उम्र का सबसे बड़ा दर्द है। अब वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके दिल में एक टीस है, उनके हृदय में एक दर्द है। उनका दर्द यही है कि नई पीढ़ी में सब्र नहीं है। वो ऐसा खाना चाहते हैं कि तुरंत बने, तुरंत खाए और तुरंत निकले और तुरंत हजम हो जाए। तो ये जो दर्द है जल्दबाजी का, नई पीढ़ी का, वो उन्हें बहुत सताता है। इस पाठ में, इस भाग को में इस पाठ को पूर्ण करते हैं हम। मैंने प्रश्न के उत्तर पढ़े हैं और नीचे दी गई लिंक पर आप लिंक ओपन करेंगे तो इसमें प्रश्न के उत्तर दिखाई देंगे, जो देखकर आपको गाइड नोटबुक में